दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनर्स में। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट के ओल्ड पेपर के सेट 108 की। और आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आपकी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से चलने दीजिए। और हम एमपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट, एमपी पुलिस के जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में 2 से 3 वीडियो डालने का प्रयास करें, लेकिन इसके लिए हमें आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, हम उतने ज़्यादा प्रोत्साहित होकर आपके लिए दुगनी तेज़ी से काम करेंगे। और साथ ही आप आपकी जो तैयारी है वो आपके स्तर पर भी सुचारू रूप से चलने दीजिए। ये मत सोचिए कि आपका पेपर अंतिम शिफ्ट में होगा, बल्कि ये सोच के चलिए कि आपका पेपर जो है वो पहली शिफ्ट में ही हो सकता है। इसलिए 8 जनवरी को ही आपका पेपर है, ये समझ कर आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है ना, शुरू करते हैं हमारा आज का सेट। आज के सेट में हम क्या करेंगे, 10 सितंबर 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का हमने पेपर आज स्टार्ट किया है। इससे पहले के सारे पेपर हम करवा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर अन्य जो वीडियोस है वो देख सकते हैं। लगभग 107 वीडियो हम डाल चुके हैं और हमारा टारगेट है कि हम 8 तारीख तक कम से कम 200 वीडियोस आपके अपलोड कर दें। तो इतने पेपर अगर आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज के 40 प्रश्न हम इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा ने पहली बैठक जो है वो 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और साथ ही आप सभी को ये भी पता होगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसके अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है वो कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए, हम आपको करंट अफेयर्स नहीं करवा पाए हैं, तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी जो है वो अन्य चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। और अगर हमें समय मिलेगा तो हम भी आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने स्तर पर तैयारी जो है वो सुचारू रूप से चलने दीजिए। क्वेश्चन है, निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है और निम्न का मान खोजना है। प्लस का मतलब होगा गुणा, स्टार का मतलब भाग है, और बटे का मतलब योग है, और माइनस का मतलब बराबर है। तो आपको इन सबके चिन्ह के स्थान पर यहाँ जो दे रखा है उस प्रकार से चिन्ह बदल देने। जैसे बटे का मतलब क्या है? योग है, तो 5/7 की जगह क्या हो जाएगा? 5+7 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप चिन्ह बदल के इस समीकरण को हल कर सकते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर आप इस क्वेश्चन को डबल से करवा दीजिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन डबल से करवा दूंगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में? सभी को पता है कि उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर। अब मुझे ये बताइए कि कोणार्क मंदिर का निर्माण, कोणार्क मंदिर जो है वो सूर्य देवता का मंदिर है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कोणार्क मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो सूर्य देवता का मंदिर है। आप मुझे ये बताइए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस समय और किस राजा के द्वारा करवाया गया था? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए, आप आंसर देंगे तो इससे आपका जो जीके है वो रिवाइज होगा, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से याद रहेंगे। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता के बारे में आप सभी को पता है, 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इसका नाम गांधी इरविन पैक्ट भी रखा गया है। तो दोनों में से कुछ भी पूछे तो आपको 1931 ही लगाना है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से शहर में सबसे पुराना मेट्रो है? मतलब सबसे पहले भारत में कौन से शहर में मेट्रो शुरू की गई थी? तो कलकत्ता में जो है भारत में सबसे पहले मेट्रो शुरू की गई थी। और ये भी पूछा जा सकता है, अभी वर्तमान में नया क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत में एकमात्र जल के अंदर मेट्रो कौन सी है? पानी के अंदर जो कि चलती है, पानी के नीचे चलती है, तो वो भी कोलकाता मेट्रो ही है। चलता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा,
यूनेस्को के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो विश्व धरोहर स्थल आपको याद होने चाहिए, भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है, और जो अभी वर्तमान में नए जोड़े गए हैं 39वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सीट जो है वो रामप्पा मंदिर, और 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो लोथल 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कौन सी है 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, तो देख लेते हैं। 3 वर्ल्ड हेरिटेज है और 1 नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तो है, एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं और एलोरा की गुफाएं भी हैं। हिल फोर्ट राजस्थान का है, राजस्थान के 6 किले जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, उनमें से हिल फोर्ट भी एक है। लेकिन ये जो मैसूर महल है ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। तो थर्ड ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रत्यय की परिकल्पना करता है? मतलब धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है, सबसे इसका अर्थ पूछ रहा है आपसे। तो राज्य धर्म के रूप में हिंदू धर्म है? नहीं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ तो आप सभी को पता होगा कि क्या है, कि ये सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। भारत जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, सभी धर्मों की अस्वीकृति संभव ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है सभी धर्मों के लिए समान हैसियत, मतलब सभी धर्मों को समान रूप से वो मानता है। उसके लिए कोई भी धर्म, भारत के लिए कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, सभी धर्मों का महत्व समान है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 है, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है? तो कोचीन हवाई अड्डा जो है वो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा है। ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया था? तो आप सभी को पता होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा ही आप पढ़ते होंगे राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो कितने प्रोजेक्ट टाइगर स्टेट के बारे में पढ़ते होंगे। तो ये जो चीज़ें शुरू हुई प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही शुरू हुई। प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि विश्व में जो है वो पूरे विश्व में जो टाइगर अर्थात शेर है उनकी संख्या कम होने लगी थी। तो उनके संरक्षण के लिए पूरे विश्व में एक वैश्विक रूप से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और विश्व में भी 1972 में अधिनियम बना था और सब विश्व के साथ ही भारत के साथ ही मध्य प्रदेश में भी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में की गई थी। 1972 का अधिनियम है लेकिन 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आप पढ़ते होंगे कि इनमें से ये राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सम्मिलित है। तो जिस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें क्या किया जाता है, वहाँ पर टाइगर उपस्थित है और उन टाइगरों के संरक्षण के लिए उसको प्रोजेक्ट टाइगर में हम सम्मिलित करते हैं। आपने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया? तो जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति में से जनगण मन को लिया गया? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कमेंट सेशन में आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने आपसे पूछा है। देखिए आप लोगों के कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ी निराशा होती जा रही है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो जब राष्ट्रपति नहीं होता है तब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति, और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तब कौन करता है? तब करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, भारत में ऐसी स्थिति एक बार उत्पन्न हुई थी जब भारत में राष्ट्रपति भी नहीं थे और उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जो है वो भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया था। और वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और वो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मध्य प्रदेश के भी चीफ जस्टिस रह चुके थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य कर चुके हैं? तो वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ही है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है, आप सभी को पता है कौन सा बांध है चंबल नदी पर जो मध्य प्रदेश व राजस्थान नदी की सीमा पर है? वह है गांधी सागर बांध। और गांधी सागर बांध के पास ही गांधी सागर अभ्यारण्य भी स्थित है। तो आपसे गांधी सागर अभ्यारण्य भी पूछ सकता है कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर मुझे आप जरूर दीजिएगा, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में नहीं थे? ध्यान रखिए, ये मौलिक अधिकार पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य नहीं। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में स्थित है। ठीक है, 12 से 35 बताइए, या 1 से 4 अनुच्छेद पूछ रहा हूं मैं। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में स्थित है? 1 से 4 में स्थित है, या 5 से 12 में है, या 12 से 35 में है, या 36 से 51 में है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि मौलिक अधिकार इनमें से किस, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किन अनुच्छेदों में है? ठीक है, चलते हैं हमारा, एक मिनट, अगला प्रश्न है हमारा। खजुराहो की राजधानी क्या थी? तो आप सभी को खजुराहो किन शासकों की राजधानी थी? तो आप सभी को पता है कि खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण किन्होंने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। तो चंदेलों की ही राजधानी जो थी वो खजुराहो थी। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। खजुराहो के जो मंदिर है वो भी यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित है, ये भी ध्यान रखिए आप। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मतलब मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये एमपी की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। असीरगढ़ दुर्ग या असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये बुरहानपुर में स्थित है। ठीक है ना, असीरगढ़ का किला फेमस स्थान है, बुरहानपुर में स्थित है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सोनगिरी, सोनागिरी नहीं, सोनगिरी नाम है इसका। सोनगिरी अपने के लिए प्रसिद्ध है। तो सोनगिरी में क्या है? जैन मंदिर है सोनगिरी में। ठीक है ना, अब मुझे ये बताइए कि सोनगिरी के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सॉरी, यदि ABCDEF को ZYXWVU से कोडित किया जाता है तो टोयोटा को किस से कोडित किया जाएगा? तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या हो रहा है यहाँ पर? अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ब है। A की जगह Z है, B की जगह Y है, C की जगह X है, D की जगह W है, E की जगह V है और F की जगह
यू है। तो इसी प्रकार से टोयोटा में भी अपोजिट वर्ड आएंगे। तो टी का अपोजिट क्या होता है? जी। जी ऑप्शन में कहाँ पे? केवल थर्ड में है और फोर्थ में है। ओ का अपोजिट होता है एल, तो एल तो केवल थर्ड में है, तो थर्ड ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। देखिए आपको पेपर में पूरा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको हाथों हाथ अपने आंसर से ऑप्शन को मिलाते हुए चलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फर्स्ट लेटर ही आपका आंसर हो जाता है, तो आपका टाइम आपका बच जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या रहती है लोगों की टाइमिंग के साथ कि सर हमारा टाइम कम पड़ गया है, तो इसलिए आप जितने जल्दी आंसर लगा पाएंगे आपके लिए उतना सही रहेगा। 1939 में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब मुझे ये बताइए कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है वर्तमान में? कमेंट सेशन में उत्तर जरूर दीजिएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वो अनिल बैजल है। मैं बहुत जल्दी आपके लिए राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपालों की एक वीडियो लेके आऊँगा। देखिए मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह पाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, तो इसी प्रकार से आप भी कोशिश कीजिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाने की, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक विषम ज्ञात कीजिए। तो इनमें से एक विषम क्या है? तेंदुआ, शेर, बाघ, भेड़िया। हाँ, ये तीनों क्या है? ये तीनों मांसाहारी, जबकि भेड़िया जो है वो भी मांसाहारी में ही आता है। लेकिन भेड़िया ही अलग है। तेंदुआ, शेर और बाघ। चलिए इनमें से भेड़िया अलग है। अब क्यों अलग है ये मुझे आप कमेंट में बताइए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक विषम ज्ञात कीजिए। भारी तथा हल्की, इच्छा तथा अभिलाषा, धन तथा संपत्ति, पेड़ तथा पौधा। तो ये तीनों क्या है? तीनों पर्यायवाची है। इच्छा और अभिलाषा एक ही बात है, धन और संपत्ति भी, पेड़ और पौधा भी। भारी और हल्की जो है आपस में अपोजिट वर्ड है, तो ये अलग हो गए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए बहुत सारे ये बोलते हैं कि सर आप बहुत तीव्र गति से प्रश्न करवाते हैं, तो देखिए आपको भी वहाँ तीव्र गति से करना है, ठीक है ना। और कुछ बोलते हैं कि सर आप बहुत स्लोली करवाते हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको तो अपनी गति जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बढ़ानी है, और गति बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है ना। लास्ट के दिनों में तो आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाना सबसे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आपकी मैथ रीजनिंग और आपकी स्पीड अच्छी रही है तो आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है ना। चलते हैं। राष्ट्रगान के लघु संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड का होता है? तो राष्ट्रगान जो है लघु संस्करण पूछ रहा है, मतलब राष्ट्रगान की जो गायन की अवधि होती है वो क्या होती है? 20 से 52 सेकंड होती है, ठीक है ना। तो लघु कम से कम कितना समय लेना चाहिए? 20, और अधिक से अधिक कितना लगना चाहिए? 52 सेकंड, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक खास कोड भाषा दे रखी है। चलिए हम सीधे क्या क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। इस कोड भाषा में एलयू को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एलयू कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एलयू। तो इसके संगत में जो कोड दे रखा है यू आर गुड दे रखा है, तो यहीं पे है एलयू। तो कोई ऐसा अक्षर होगा जो यहीं पे होगा, बाकी इन दोनों में नहीं होगा। तो देखते हैं यू को ट्राई करते हैं। यू यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। मतलब ये यू जो है यही एलयू का कोड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार वो ट्राई कर लेते हैं, बाकी के दो अक्षर हमको यहाँ मिलने चाहिए। आर, ए आर ई को लेते हैं। ए आर ई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, देखिए है ना। और गुड जो है वो भी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मतलब U जो है वो एलयू का कोड है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? एक खास कोड भाषा में पिकनिक वही कोड भाषा दे रखी है। इसमें वो पूछ रहा है वेरी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ढूंढते हैं वेरी कहाँ लिखा हुआ है। हेवी वर्कलोड मेक इट हार्ड, वेरी जो है वो ये यहाँ लिखा हुआ है वेरी, ठीक है, और कहीं भी नहीं है। तो वेरी के संगत में यहाँ पे भी कोई ऐसा होगा पिकनिक टिक, इन तीनों में से कोई एक ऐसा होगा जो यहीं पे होगा। तो शुरुआत करते हैं पिक से। पिक PIK यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पे भी है देखिए पिक, और यहाँ पे भी, मतलब पिक नहीं हो सकता। निक, तो निक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो निक भी नहीं हो सकता। बच रहा है तो टिक ही हमारा आंसर होगा। फिर भी एक बार ढूंढ लेते हैं, टिक जो है वो कहीं भी नहीं है, TIK नहीं है, मतलब वेरी का जो अर्थ है वो टिक है, तो ये टिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाफ को IAMG से कोडित किया जाता है, वही कोडिंग डिकोडिंग है, तो ये आप कर लीजिएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगर नहीं हो पाती है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको जरूर करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, तो ये भी आप कर लीजिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक थैले में 6 काली और 4 लाल गेंदें हैं, 2 लगातार प्रयासों में पहले काले रंग की और फिर लाल रंग की गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है? यदि पहले निकाली गई गेंद को वापस थैले में रख दिया जाता है, तो ध्यान रखिए हमको दोनों प्रायिकता अलग अलग निकालेंगे पहले, तो क्योंकि ये वापस थैले में रख देंगे। तो पहले काले रंग की, तो काले रंग की निकालने की क्या प्रायिकता होगी? अनुकूल संभावना है 6, क्योंकि 6 काली है, और बटे में कुल क्या है, कुल परिस्थितियाँ हो जाएगी 6 + 4 10, तो 6/10 हो जाएगी। अब फिर डबल में क्या निकाल रहा है? लाल रंग की, तो लाल रंग के लिए क्या परिस्थितियाँ हैं? 4, क्योंकि 4 गेंदें लाल रंग की, और कुल गेंदें कितनी है? 6 और 4 10, वही, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है हमको दोनों के बीच में क्या लगाना है? और पहले काले रंग की और फिर लाल रंग की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो और के लिए क्या करेंगे? हम दोनों प्रायिकताओं का गुणा कर देंगे। अगर वो या बोलता तो हम क्या करते? बीच में जोड़ देते दोनों को, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए, अगर और आया है तो गुणा करना है, या आया है तो प्लस करना है। तो गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 24/100 हो जाएगा, यानी कि 0.24 हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही सरल है, बस आपको आना चाहिए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये? संख्या के बाईं ओर से तीसरी संख्या कौन सी है जो अनुक्रम के बिल्कुल मध्य में है? तो इसके मध्य में जो है उसके बाईं ओर से तीसरी संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं आराम से, बहुत ही सरल है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पे तो बहुत सरल श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे श्रृंखला को अपने स्तर पर कर लीजिएगा। देखिए मैं अभी, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सेट करवाना है, इसलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि सरल है और आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है और गलत संयोजन पहचानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्रम है मतलब ये श्रृंखला है, श्रृंखला में कोई एक है जो श्रृंखला के विपरीत जा रही है, तो वो आपको पहचाननी है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये भी श्रृंखला है, ये भी आप कर लीजिएगा, गलत संयोजन पहचान लीजिएगा। यहाँ पे भी श्रृंखला दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 34 में भी, ये भी आप पहचान लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को पॉज कर करके आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपको श्रृंखला आती है तो आप यूँ समझो कि ठीक है अब हम नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए
चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो कथन निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ पेड़ कलम है, सभी कलम पेड़ है। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, इसके जैसे आगे के क्वेश्चन फिर आप कर लेना। कुछ पेड़ कलम है मतलब कुछ वाला डायग्राम हमको बनाना है। ये इस प्रकार से, पेड़ को हम पी से और कलम को के से लिख देते हैं। अब क्या बोल रहा है, सभी कलम रबर है, तो एक कलम के ऊपर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर मतलब रबर, ठीक है ना। अब सभी रबर कलम है, तो रबर, सभी रबर कलम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। 100% हम नहीं बता सकते। रबर जो है वो तो बड़ा गोला है, रबर से तो छोटा है कलम, ठीक है ना, हमने जो बनाया उसमें। अब क्या बोल रहा है, कुछ रबर पेड़ है, तो कुछ रबर यानी कि इतने से जो रबर है ये पेड़ भी है, ये बात तो सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अब कहाँ दे रखा है कि निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, थर्ड में दे रखा है निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी कथन निष्कर्ष से संबंधित है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न 37, ये भी कथन निष्कर्ष से संबंधित है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। आपसे अगर नहीं हो पाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप शुरू से हमारी सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपका इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि शायद आप मेरा कोई भी क्वेश्चन का हल भी नहीं देखते होंगे, सीधे क्वेश्चन देख के सॉल्व करके आगे बढ़ जाते होंगे। अगला प्रश्न, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तो मैं करवा ही देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिस प्रकार से संख्याएं बढ़ रही है ऐसा लग रहा है कि कोई गुणा वाली श्रृंखला है। तो क्या करते हैं हम, जैसे 3 से 4 में गुणा करने के लिए क्या आएगा, 3 गुणित 1 हो रहा है, 3 एकम 3 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है ना। इसी प्रकार से 4 से 10 लाने के लिए 4 गुणित 2 प्लस 2 हो रहा है ना। 4 दूनी 8 और 2 10, 10 तिया 30 गुणित 3 और प्लस 3, 30 और 3 33। इसी प्रकार से 33 गुणित 4 प्लस 4 हो रहा है 136। फिर यहाँ गुणित 5 और 5 हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणित 6 प्लस 6 कर देंगे, तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 8 48, 49 50 51 का 1 हासिल 5, 6 6 36 और 5 41, 41 10 में 6 जोड़ देंगे तो 41 16 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत सरल है वैसे तो, इसको तो आप कर लीजिएगा। ये 40 प्रश्न हमने इस भाग में कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम हमारा अगला भाग कंप्लीट करेंगे और जल्द से जल्द आपके लिए हम अगला वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आप बस हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और भी अगर कोई प्रश्न आपके माइंड में है या आपके सेट से कोई आपके पास अलग से कोई प्रश्न है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो मुझे आप कमेंट में भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, उस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं ज़रूर करवा दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।